नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब पढ़ेंगे हम सबसे पहले वर्णमाला। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई क्या है? तो वह मूल व्यंजनों की संख्या, सॉरी, यह है ध्वनि। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। जबकि जो लिखित रूप में होती है क्या होता है? वर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्णों का क्रमबद्ध या व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? तो ये वर्णमाला कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो कुल 11 स्वरों की संख्या है। कुल पूछते हैं तो 13 होता है आंसर, ठीक है। अगर स्वरों की संख्या आएगी तो 11 और कुल कुल स्वरों की संख्या 13 है। वह कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो 53 है कुल वर्णों की संख्या, जिसमें वामन प्लस एक विशिष्ट व्यंजन होता है णय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो वह 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ये रे ले वे, ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? तो से है, ये भी 4 होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो छः, त्रय, गे और जय, ठीक है। ये 4 होते हैं, ये भी संयुक्त व्यंजन होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आ जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या 33। और प्रकंपित या लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो होता रहे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। फिर अब पार्श्विक किसे कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन, तो लय को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। फिर से और से का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये वाला से जो ये तालु से बोला जाता है, और जबकि ये वाला से मूर्धा से बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है का उच्चारण स्थान और अन्य नाम क्या है? तो है को कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है, और इसे हम काकल्य वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, छह किसके योग से बना है? तो छह के प्लस से मिलकर बनता है, ठीक है। के इसके नीचे हलंत होता है प्लस से। इंपोर्टेंट है, चारों के पूछे जाते हैं संयुक्त व्यंजन। फिर स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं? तो जो हलंत होता है ना, इसको ही हम स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए इसका यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन कौन से वर्ण में आते हैं? तो च वर्ग में आते हैं तालव्य व्यंजन, च, छ, ज, झ, अय, ठीक है, और से और ये इंपोर्टेंट है। तो ये सारे ही कौन से? तालव्य वर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो होता है नाम। संज्ञा के मूल कितने भेद हैं? तो 5 प्रकार की होती है संज्ञा। किसी एक का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे कि गंगा, हिमालय, वाराणस, ठीक है, वाराणसी, ये कैसी है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की प्रकार है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा, हिमालय, वाराणसी आदि। शहर, नदी, पर्वत कौन सी संज्ञा है इसमें? तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पूरी जाति का वो करा रही है, बोध करा रही है, ठीक है। जो शहर में सारे ही शहर आ जाएंगे, नदी में सारी ही नदियां आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, तो गांधी क्या है इसमें? तो गांधी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। फिर फिसलन, वचन, बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो ये कैसी है? भाववाचक संज्ञा है। लोभ, प्रेम, मित्रता, ये किस प्रकार की है? तो ये भी एक प्रकार की भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा वो होती है जिन्हें हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। सेना, संसद, कुंज, गिरोह में कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है, क्योंकि ये चीज समूह में होती है, ठीक है। सेना में बहुत सारे लोग होते हैं और संसद में भी बहुत सारे सांसद होते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण कैसे शब्द हैं? तो ये विकारी शब्द हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वह सबका नाम।
कुल कितने सर्वनाम है हिंदी में? तो 11 तरह के सर्वनाम है हिंदी में, इंपॉर्टेंट है। और सर्वनाम में कुल कितने भेद हैं? तो जो भेद हैं सर्वनाम में वो 6 हैं, तो याद रखना है। और कुल सर्वनाम कितने? 11 है, अलग अलग है ये दोनों। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्य पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। ठीक है। वक्ता या लेखक अपने लिए क्या प्रयोग करता है? तो वक्ता या लेखक क्या करता है? उत्तम पुरुष का यूज करता है। ठीक है। जैसे मैं, हम, ये किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। उत्तम पुरुष में मैं, हम, ये वक्ता अपने लिए यूज करता है। फिर आता है श्रोता या पाठक के लिए प्रयुक्त सर्वनाम, तो होता है मध्यम पुरुष। जैसे कि इसमें आते हैं तू, तुम और आप। ठीक है। अब आते हैं आप भला तो जग भला में कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप जैसे शब्दों का यूज हो रहा है, खुद के लिए बात हो रही है। आप भला तो जग भला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह मेरी पतंग है, इसमें यह क्या है? तो यह एक निश्चयवाचक संज्ञा, निश्चयवाचक सर्वनाम है और संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्योंकि एक तरह संकेत दे रहा है और निश्चित रूप से बताया जा रहा है यह है कौन सी? यह है पतंग। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, कोई क्या है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि पता ही नहीं है कोई कौन सज्जन है, कैसा है। जो सोता है सो खोता है, ये कौन सा सर्वनाम है? तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसमें संबंध बताया जा रहा है, मतलब जो सोएगा वही खोएगा, तो इसमें एक तरह का संबंध बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। क्रिया, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो धातु कहलाता है क्रिया का मूल रूप। धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बनता है? तो धातु में अगर ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्रिया बन जाएगी। जैसे कि पढ़ में ना जोड़ेंगे तो पढ़ना हो जाएगा। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो उसे कर्म कहते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर तुरंत दूसरी में लग जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे देख कर, ठीक है, देख कर चला गया, इस तरह से। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को प्रेरित करता है तो वो होती है प्रेरणात्मक क्रिया। ठीक है। जैसे कि जगाना, जगवाना, तो इसमें क्या है? जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा, दूसरे से करवा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रिया ये क्या कहलाती है? तो ये नाम धातु क्रिया कहलाती है। ठीक है। जैसे बात से बनता है बतियाना, इंपॉर्टेंट है। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो संज्ञा क्रिया बनती है वो नाम धातु क्रिया कहलाती है, इंपॉर्टेंट याद रखना। मोहन पिताजी को पत्र लिखता है, मतलब कौन सी क्रिया है? तो इसमें सकर्मक क्रिया हो जाएगी। बच्चा रो रहा है तो कौन सी क्रिया है? तो एक अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, याद रखना है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो इसमें टहलना क्रिया है, कैसी है? क्रियार्थक संज्ञा है एक तरह की। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इसमें कितने कर्म है? तो इसमें 2 कर्म है, ये द्विकर्मक क्रिया है एक तरह की। चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे विशेषण और अव्यय। विशेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? उसे प्रविशेषण कहेंगे। ठीक है। और अंत विशेषण, ये क्या होता है? इस सर्वनाम जो विशेषता है उसकी विशेषता बताता है। जब विशेषण विशेष्य के बाद आए तो क्या कहलाता है? तो ये विधेय विशेष्य कहलाता है। ठीक है। जब विशेषण जो है जब विशेषण विशेष्य के बाद आए तो विशेष्य क्या होता है? विशेष्य एक प्रकार की संज्ञा होती है। 4 कुर्सियां थोड़ा सा दूध में कौन सा विशेषण है? तो ये निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है। तो जो 4 कुर्सियां, तो ये निश्चित हो गया, 4 कुर्सियां आई हैं बस, और संख्या बता रहा है तो 4 निश्चित संख्यावाचक। थोड़ा सा दूध, तो थोड़ा सा कितना दूध? ये अनिश्चित है। और परिणाम बता रहा है दूध, तो दूध को तो परिणाम मापते हैं ना, क्या किलो। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अव्यय का दूसरा नाम क्या है? तो अव्यय अव्ययकारी शब्द होते हैं और इसके 4 भेद होते हैं अव्यय के। प्रतिदिन, दिन भर, क्रिया किस प्रकार के अव्यय है? तो एक कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। कोरोना अचानक फैल गया, तो इसमें अचानक क्या है? तो अचानक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। किसी कार्य को बता रहा है। ठीक है। रीति में क्या है? किसी कार्य के होने को दर्शाया जाता है।
समानाधिकरण और व्यधिकरण किसके भेद हैं? तो समान अधिकरण और व्यधिकरण है समुच्चय बोधक अव्यय के भेद। इंपोर्टेंट है, याद रखना। मटमैला चमकीला किस प्रकार के विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं लिंग और वचन। लिपियों, भाषा और बोलियों के प्राय नाम क्या होते हैं? तो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, याद रखना। जो लिपि, भाषा और बोलियों के प्राय ज़्यादातर नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कवि, लाला का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का हो जाएगा कवयित्री, और लाला का होगा लालायन। ठीक है, इंपोर्टेंट, ये पूछे भी गए पहले। तो कवि में ये इसकी वर्तनी बहुत पूछी जाती है, कवयित्री की। भगवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो भगवती हो जाएगा। और ऐसे बान का बती और मान का मती हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान आ रहा तो पति हो गया भगवती, और अगर भगवान होता तो भगमती हो जाता। ठीक है। लिंग की दृष्टि से दही शब्द कैसा है? तो दही कैसा है? पुल्लिंग शब्द है, इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो दही खट्टा होता है, दही खट्टी नहीं होती। देश के नाम प्राय क्या होते हैं? तो जो देश के नाम है प्राय पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अपवाद में हम देख सकते हैं श्रीलंका क्या है, एक तरह का स्त्रीलिंग नाम है, इंपोर्टेंट है। नक्षत्रों के नाम, तो नक्षत्रों की बात करें तो जैसे कि रोहिणी है, भरणी है आदि क्या होते हैं? तो ये स्त्रीलिंग होते हैं। जो सारे नक्षत्र होते हैं ना, कैसे होते हैं? नक्षत्र स्त्रीलिंग होते हैं। सदैव बहुवचन में रहने वाले शब्द कौन से हैं? तो ये है प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शक, बाल, समाचार और होठ। ये कैसे? ये सदैव ही बहुवचन में रहते हैं। सदैव एक समान रहने वाले शब्द कौन से हैं? तो वो है पानी, प्रेम और वर्षा। ये समान सदैव ही एक समान रहते हैं। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया हो जाएगा, अनुनासिक जुड़ जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा इसमें। सुधी, टिड्डी का बहुवचन क्या होगा? तो सुधीजन हो जाएगा, और टिड्डी का हो जाएगा टिड्डी दल। ठीक है, जन और टिड्डी दल। चलिए आगे देखेंगे। अब देखते हैं कारक और काल। कारक चिन्ह का अन्य नाम क्या है? तो परसर्ग या विभक्ति कहते हैं हम कारक चिन्ह। अधिकरण कारक का बोध चिन्ह क्या होता है? तो में या पर आता है अधिकरण में। गरीबों को दान दो, इसमें कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है, क्योंकि देने का भाव हो रहा है। ठीक है, और ये ऐसा दान है जो लौट कर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। वह पब्लिक के हाथों मारा गया में कौन सा कारक है? तो करण कारक है। ठीक है, हाथों हाथों द्वारा मारा गया, तो साधन से काम हो रहा है, माध्यम से। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में अपादान कारक कौन सा शब्द है? तो वृक्ष। ठीक है, क्योंकि इससे अलगाव हो रहा है। ठीक है, किससे गिर रहे हैं पत्ते? वृक्ष से ही तो गिर रहे हैं। काल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समय है। वर्तमान काल और भूतकाल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भूतकाल के 6 भेद होते हैं। इंपोर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, वर्तमान के 5 और भूतकाल के 6। प्रेम आकर्षक होता है, इसमें कौन सा काल है? तो वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल है इसमें। ठीक है, संभवतः वह लिखा हो, इसमें कौन सा काल है? तो संभवतः वर्तमान काल है इसमें। ठीक है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, तो इसमें कौन सा काल है? हेतु हेतु मत भूतकाल है इसमें। हेतु हेतु मत भूतकाल की पहचान क्या है? एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होता है इसमें। ठीक है, जैसे कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। ठीक है, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। वाच्य और वाक्य देखते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ और इसके कितने प्रकार होते हैं? तो बोलने का विषय होता है, इसके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कर्ता के साथ ने जुड़ा हो तो कौन सा वाच्य होगा? तो कृतवाच्य होता है। उदाहरण के लिए हाथी ने केला खाया, तो क्या हो जाएगा? कर्ता ने। कर्ता के बाद द्वारा से जुड़ा हो तो क्या वाच्य हो जाएगा? तो हो जाएगा कर्म वाच्य। ठीक है, जैसे प्रधानाचार्य द्वारा गीत गाया गया, तो कर्म वाच्य हो जाएगा। मुझसे चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो इसमें भाव वाच्य हो जाएगा। कर्ता से नहीं। ठीक है, इसमें क्या ज्यादातर नहीं का भाव आता है। ठीक है, कार्य नहीं होना दर्शाया जाता है कार्य का। तो जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता, तो भाव वाच्य हो जाएगा, इम्पोर्टेंट।
वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कौन क्यों क्या कहते हैं? तो पद कहते हैं। जिसमें एक ही विधेय और एक उद्देश्य हो वह एक सरल वाक्य हो जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। इसमें एक विधेय और एक उद्देश्य हो। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। जबकि रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे कैसा वाक्य है? तो ये इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, अब देखेंगे हम संधि और समास। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेल होता है। ठीक है, स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वरों का मेल होता है। इसके कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है। संधि के स्थान पर ए, ओ, अर की मात्रा हो तो गुण संधि होती है। जैसे उदाहरण में रमेश, महोदय आदि। ठीक है, इनके ऊपर ए की मात्रा आ रही है, देखो यहाँ ओ की आ रही है। तो आप गुण संधि को ऐसे ही पहचान सकते हैं कि वहां पर ए की मात्रा होती है खाली। इंपोर्टेंट है। संधि के स्थान पर ए, औ की मात्रा हो तो मतलब कि 2 मात्रा हो तो ये वृद्धि संधि होती है। उदाहरण के लिए सदैव। तो वृद्धि संधि को आप ऐसे पहचान सकते हैं, उसमें 2 मात्रा होती है और गुण संधि में 1 मात्रा होती है। फिर अगला क्वेश्चन, मनो मनो मनोनुकूल और सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या है? तो मनोनुकूल का होया मन प्लस अनुकूल। ठीक है, विसर्ग संधि है इसमें। और सत्य प्लस आनंद, इसमें व्यंजन संधि है। ये सदानंद का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछे गए हैं पिछली बार भी। अब आगे देखते हैं, नीति निपुण में कौन सा समास है? तो इसमें अधिकरण तत्पुरुष है। नीति में निपुण। ठीक है, तो में किसके लिए होता है? अधिकरण के लिए, में और पर। तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। नील कमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। नीला है जो कमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला पद संख्यावाची हो तो कौन सा समास होता है? तो होता है द्विगु समास। जैसे कि पंचामृत, चौराहा। ठीक है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता। ठीक है, सदानंद धनानंद ओह सॉरी दशानंद में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। और रावण अन्य पद प्रधान है इसमें। ठीक है, तो दशानंद 10 है, आनंद जिसके, अर्थात कौन? रावण। तो इसमें जो दोनों का अर्थ नहीं निकल रहा, एक तीसरा अर्थ निकल के आ रहा है, रावण। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे रस, छंद और अलंकार। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों को। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आनंद होता है रस का शाब्दिक अर्थ। भरत मुनि के अनुसार 8 रस बताए गए हैं। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। अश्रु, स्वेद आदि। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखना क्या है इसमें। सात्विक अनुभाव कितने होते हैं? 8 प्रकार के। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ये वात्सल्यता होता है। ठीक है, 11वां रस कौन सा है? तो ये भक्ति रस है, जिसकी प्रेरणा कौन है? रूप गोस्वामी है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। छंद का अन्य नाम क्या है? तो पिंगल है। छंद के पहले और तीसरे चरण को क्या कहते हैं? तो इन्हें विषम चरण कहते हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहा जाता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, इसको याद याद रखना, सब बेसिक चीजें हैं ये। गणों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 होते हैं। ठीक है, यमा, तराज, भान, सगला। ठीक है, कितने गणों की संख्या? कुल 8 है। सारंग ले सारंग चली में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार हो जाएगा। इसमें एक शब्द होता है और इसके अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ सारंग का अर्थ अलग है और यहाँ अलग है। अगला क्वेश्चन देते हैं, काली घटा का घमंड घटा कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें भी यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर भी घटा घटा 2 बार आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, उपमा के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाच्य शब्द कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। इंपोर्टेंट, यह जीवन क्या है? निर्जर है, इनमें कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार है, और इसमें भेद रहित आरोप दर्शाया गया। यह जीवन क्या है? निर्जर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण विलोम और पर्यायवाची शब्द। तो उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मीलन तो क्या हो जाएगा? निमीलन। स्थावर का विलोम जंगम हो जाएगा। इसी तरह ऋजु का विलोम हो जाएगा वक्र। व्यष्टि का समष्टि।
और जो कृपण है, कंजूस का विलोम क्या हो जाएगा, उदार या दाता। आमिष का विलोम हो जाएगा निरामिष। ठीक है। इंद्र के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो शुक्र, मधवा, विडोजा, बासव और पुरंदर। इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये, इंद्र के बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। बिजली के पर्यायवाची देखते हैं, यक्ष प्रभा, दामिनी, चपला, धनवल्ली और तड़ित। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं। फिर यमुना के पर्यायवाची, कालिंदी, अर्कजा, सूरसुता और यम भागिनी। ठीक है। गंगा के पर्यायवाची देखेंगे, सुरसरी, भागीरथी, त्रिपगता और जाह्नवी। ठीक है, ये सारे ही गंगा के पर्यायवाची। अब आगे देखते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। सागर में सागर भरना, सॉरी गागर में सागर भरना, सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना। ठीक है, संक्षेप में बहुत कुछ कहना, इसका अर्थ है नाक का बाल होना, मतलब अत्यंत प्रिय होना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, मतलब धीरे धीरे साहस हिम्मत बढ़ाना। मक्खी पर मक्खी मारना, मतलब पूरी तरह से नकल करना। खेत रहना, मतलब वीर गति को प्राप्त हो जाना या शहीद हो जाना। ठीक है, इंपोर्टेंट। सांप छछूंदर की गति होना, मतलब दुविधा में पड़ना, भ्रम की स्थिति होना। इंपोर्टेंट है। कूप मंडूप होना, मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान होना। आधा तीतर आधा बटेर, मतलब बेमेल तथा बेढंगा होना। आगे देखते हैं, तीन में न तेरह में, मतलब नगण्य होना, किसी गिनती में ना होना। गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास, तो मतलब सिद्धांतहीन व्यक्ति होना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं वाक्यांश, वर्तनी और साहित्य। जो क्षमा पाने लायक हो तो उसे क्षम्य कहेंगे। गुरु के समीप रहकर पढ़ाई करने वाला छात्र होता है अंतेवासी। ठीक है, इंपोर्टेंट है। हवन में जलाने वाली लकड़ी तो इसे कहते हैं समीधा। इंपोर्टेंट है ये भी। रास्ते में उपभोग की खाद्य सामग्री तो होता पाथे। ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द पहचानने तो कवयित्री, आरसीवाद, वाल्मीकि, द्वारका और ऐतिहासिक। ठीक है, ये शुद्ध है, इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, कई बार पूछी हुई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। अपभ्रंश भाषा में कितने स्वर मौजूद हैं, तो 8 स्वर मौजूद हैं अपभ्रंश में। मानस का अंश उपन्यास किसकी लिखी है, ठीक है। मानस का अंश जो उपन्यास है की कथा वस्तु क्या है, तो तुलसीदास का जीवन है इसके अंदर, और अमृतलाल नागर द्वारा लिखी गई है ये। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भूले बिसरे गीत टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी रचना है, ये भगवती चरण वर्मा की। इंपोर्टेंट। परिंदे कहानी किसकी है, निर्मल वर्मा की। रेहन पर रघु का उपन्यास किसका है, तो काशीनाथ सिंह का है। ठीक है, रेहन पर रघु, इंपोर्टेंट है। तो हमने यहाँ पर 200 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं जो कि हिंदी के हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में जरूर बताना अपने सुझाव कैसी लगी आपको वीडियो। और अगर आपको इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो लास्ट तक देखने